गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं अधिकार शुल्क लेखे चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने अभी तक अधिकार शुल्क का अर्थ तथा अधिकार शुल्क से संबंधित लेखे किस प्रकार किए जाते हैं को समझा। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं अधिकार शुल्क से संबंधित लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2010 को सौरभ कोयला कंपनी ने 5 रुपए प्रति टन के अधिकार शुल्क पर कोयले की खान पट्टे पर ली। न्यूनतम किराया 1 लाख रुपए प्रति वर्ष था और लघु कार्य राशि को अगले 3 वर्षों में वसूल किया जा सकता था। ये शॉर्ट वर्किंग को अगले 3 वर्षों में वसूल कर सकते हैं। उत्पादन इस प्रकार दे रखा है। 2011 का उत्पादन दे रखा 4000 टन, 12 का 8000 टन, 13 का 22,000 टन और 2014 का 20,000 टन, 2015 का 24,000 टन और 2016 का 40,000 टन। आपसे कहा है उपरोक्त व्यवहारों के लिए सौरभ कोयला कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां तथा आवश्यक खाते तैयार कीजिए। सौरभ कोयला कंपनी लेसी है, ये लेसी के यहाँ आपसे जनरल एंट्रीज और खाते बनाने के लिए कहा है। प्यारे बच्चों, जनरल लेखे या खाते बनाने से पहले सबसे पहले आपको रॉयल्टी की गणना करनी होगी और रॉयल्टी की गणना के लिए आपको गणना तालिका कैलकुलेशन टेबल, जिसे एनालिसिस टेबल भी कहते हैं, बनानी होगी। तो जानते हैं कैसे एनालिसिस टेबल या कैलकुलेशन टेबल बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे और ये डेट आपकी तिमाही, छमाही या वार्षिक हो सकती है। और इस क्वेश्चन में वार्षिक डेट दे रखी है 31/3/2011, 31/3/2012, 31/3/2013, 31/3/2014, 31/3/2015, 31/3/2016। ये 31 मार्च को खाते बंद हो रहे हैं। अगर दिसंबर में होते तो 31/12 लिखते। और प्रोडक्शन, क्वेश्चन में प्रोडक्शन या सेल्स दे रखी होगी, क्योंकि रॉयल्टी या तो उत्पादन पर होगी या विक्रय पर होगी। तो जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो आपको लिखना। यहाँ उत्पादन दे रखा है और ये उत्पादन इकाई में या टन में या केजी में हो सकता है। तो ये यहाँ टन में दे रखा है प्रोडक्शन। 2011 का 4000, 2012 का 8000, 2013 का 22,000, 2014 का 20,000 और 2015 का 24,000, 2016 का 40,000। रॉयल्टी की दर दे रखी होगी क्वेश्चन में। जो रॉयल्टी की दर दे रखी है, अगर उत्पादन पे दे रखी है तो उत्पादन से गुणा करेंगे, अगर विक्रय पे दे रखी है तो विक्रय से गुणा करेंगे। यहाँ रॉयल्टी 5 रुपए प्रति टन दे रखी है उत्पादन पर, तो 5 रुपए से आप प्रोडक्शन की गुणा करके रॉयल्टी निकालेंगे। 4000 की आप 5 से गुणा करेंगे 20,000, 8,000 की आप 5 से गुणा करेंगे 40,000, 22,000 की गुणा आप 5 से करेंगे 1,10,000, 20,000 की गुणा 5 से करेंगे 1 लाख और 24,000 की गुणा 5 से करेंगे 1,20,000 और 40,000 की गुणा आप 5 से करेंगे 2 लाख। इस प्रकार ये रॉयल्टी आपकी आ गई। मिनिमम रेंट, एमआर इसको कहते हैं मिनिमम रेंट। ये स्थिर किराया होता है, मृत किराया होता है, ये सम किराया भी कहते हैं इसे। तो क्वेश्चन में दे रखा होता है और ये इसमें मिनिमम रेंट दे रखा आपका प्रति वर्ष 1 लाख। ये हर वर्ष का अलग भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपए दे रखा है, तो प्रति वर्ष में हमने 1 लाख रुपए मिनिमम रेंट लिख दिया। यदि किसी वर्ष हड़ताल या तालाबंदी होती है तो प्रश्न के निर्देशानुसार जिस वर्ष हड़ताल या तालाबंदी रहती है उस वर्ष का न्यूनतम किराया प्रश्न के निर्देशानुसार जितनी अवधि हड़ताल या तालाबंदी रही है उसके अनुसार कम कर दिया जाता है। अब इसके बाद आपको शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग को सरप्लस भी कहते हैं। ये 2 कॉलम आपको बनाने हैं। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते हैं? जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से अधिक होता है, रॉयल्टी कम होती है, मिनिमम रेंट अधिक होता है तो शॉर्ट वर्किंग होती है। और जब रॉयल्टी अधिक होती है और मिनिमम रेंट कम होता है तो एक्सेस वर्किंग या सरप्लस जिसे कहते हैं। और शॉर्ट वर्किंग बराबर होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी और एक्सेस वर्किंग बराबर होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट।
अगर रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट अधिक है तो शॉर्ट वर्किंग, और रॉयल्टी अधिक है, मिनिमम रेंट कम है तो एक्सेस वर्किंग या सरप्लस होगा। यहाँ 20,000 की रॉयल्टी है 2011 में और मिनिमम रेंट 1 लाख का है, तो ये 80,000 के शॉर्ट वर्किंग हो गई क्योंकि रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट अधिक है। इस प्रकार यहाँ 40,000 की रॉयल्टी है और 1 लाख का मिनिमम रेंट है तो 60,000 की शॉर्ट वर्किंग हो गई। यहाँ रॉयल्टी अधिक है, 1,10,000 की है 2013 में रॉयल्टी और मिनिमम रेंट 1 लाख है, तो यहाँ 10,000 अधिक है रॉयल्टी और ये आपकी एक्सेस वर्किंग 10,000 हो जाएगी, क्योंकि जब रॉयल्टी अधिक होगी मिनिमम रेंट कम होगा तो एक्सेस वर्किंग होगी। यहाँ रॉयल्टी भी 1 लाख की है और मिनिमम रेंट भी 1 लाख का है, तो ना शॉर्ट वर्किंग है ना एक्सेस वर्किंग है। और यहाँ 1,20,000 की रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट 1 लाख का है, तो 20,000 का एक्सेस वर्किंग होगी क्योंकि रॉयल्टी अधिक है। और यहाँ रॉयल्टी 2 लाख की है और मिनिमम रेंट आपका 1 लाख का है, तो यहाँ 1 लाख से रॉयल्टी अधिक है, तो ये 1 लाख का आपका समझे सरप्लस या एक्सेस वर्किंग होगी। जब रॉयल्टी अधिक होगी तो एक्सेस वर्किंग या सरप्लस जिसे हम कहते हैं होगा, और जब रॉयल्टी कम होगी मिनिमम रेंट से तो शॉर्ट वर्किंग होगी। इसके बाद ये रिकूप का कॉलम बनाएंगे और शॉर्ट वर्किंग को एक्सेस वर्किंग सरप्लस से वसूल करना रिकूप कहलाता है, और रिकूप प्रश्न के दिए गए निर्देश के अनुसार करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो लघु कार्य राशि को अगले 3 वर्षों में वसूल किया जा सकता है, तो जब अगले वर्ष दे रखा हो, नेक्स्ट ईयर दे रखा हो, तो प्रत्येक वर्ष की शॉर्ट वर्किंग को अलग अलग लेके चलेंगे और उसके अगले 3 वर्ष या 2 वर्ष जितने भी क्वेश्चन में बताए होंगे के अनुसार रिकूप करेंगे। यहाँ अगले 3 वर्षों में रिकूप करना है, तो 2011 की शॉर्ट वर्किंग और 2012 की शॉर्ट वर्किंग को आप अलग अलग रिकूप करेंगे। तो 2011 की शॉर्ट वर्किंग के आप अगले वर्ष अगले 3 वर्ष गिनिए, तो 2012, 2013, 2014 इसके अगले 3 वर्ष हैं। तो इस 2011 की जो शॉर्ट वर्किंग है इसको हम 31/3/2014 तक ही रिकूप कर सकते हैं, इसके आगे रिकूप नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको रिकूप करते हैं, और रिकूप वहीं होता है जहां एक्सेस वर्किंग होती है। तो यहाँ एक्सेस वर्किंग नहीं है 2012 में, 2013 में एक्सेस वर्किंग है 10,000 और 80,000 में शॉर्ट वर्किंग है, तो 10,000 आप रिकूप कर सकते हैं। और 2014 में एक्सेस वर्किंग नहीं है और इसकी अवधि समाप्त हो गई, अगले 3 वर्ष 2011 के पूरे हो गए हैं और 80,000 में केवल आपके 10,000 रुपए रिकूप हुए हैं, और जो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग है वो 70,000 की बचती है। और अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग जब अवधि पूरी हो जाती है तो उसको क्या करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस में हस्तांतरित कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हस्तांतरित तभी करना है जब उस अवधि उसकी पूरी हो जाती है, जो रिकूप की शर्त है, और जब रिकूप की शर्त आपके समाप्त हो जाती है तो जो अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग होती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी प्रकार 2012 की शॉर्ट वर्किंग को हम रिकूप करेंगे और इसके अगले 3 वर्ष गिनेंगे, 2013, 2014, 2015 तक आप इसको रिकूप कर सकते हैं 60,000 को। और यहाँ ऊपर रिकूप नहीं कर सकते, लेकिन केवल यहाँ आप 2015 में 20,000 रिकूप कर सकते हैं क्योंकि 20,000 की ही एक्सेस वर्किंग है। तो 60,000 और 20,000 ये आपके रिकूप हो गए। अब इसके भी अवधि पूरी हो गई, इसके भी 3 वर्ष अगले पूरे हो चुके हैं। जब 60,000 में केवल 20,000 का आपका रिकूप हुआ है तो 40,000 ये अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग बचती है, और इस शॉर्ट वर्किंग को करेंगे अवधि इसकी पूरी हो चुकी है, अगले 3 पूरे हो चुके हैं, और इसको हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में 31 मार्च 2015 में हस्तांतरित कर देंगे 40,000। और कोई शॉर्ट वर्किंग है नहीं, और इस प्रकार ये आपके रिकूप हो गया। और जो रिकूप नहीं हो पाई शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हम पेमेंट का कॉलम बनाएंगे, और जो पेमेंट के जो नियम है वो आप 3 नियम है। यदि शॉर्ट वर्किंग होती है तो हम मिनिमम रेंट का भुगतान करते हैं, और अगर रिकूप होता है तो हम रॉयल्टी में से रिकूप हटाकर भुगतान करते हैं। और अगर ना शॉर्ट वर्किंग हो और ना रिकूप हो तो हम रॉयल्टी का भुगतान करते हैं। या इन 3 नियमों का एक नियम आप याद रख सकते हैं, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से जो राशि अधिक होगी उसमें से रिकूप की राशि घटाकर भुगतान करेंगे। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट की दोनों की तुलना करेंगे, जो राशि रॉयल्टी
और मिनी रेंट में अधिक होगी, उसमें से रिकूप की राशि घटाकर पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग है मिनी रेंट का भुगतान करेंगे, या वैसे देख सकते हैं कि मिनी रेंट 1 लाख का है, रॉयल्टी 20,000 की, अधिक कौन सा है, एक मिनी रेंट है 1 लाख और रिकूप है नहीं, तो 1 लाख का पेमेंट किया जाएगा। यहाँ भी आपकी मिनी रेंट अधिक है 1 लाख और रिकूप नहीं है तो 1 लाख का पेमेंट करेंगे। यहाँ मिनी रेंट है 1 लाख का और रॉयल्टी 1,10,000 की है और 1,10,000 अधिक है, तो 1,10,000 में से रिकूप की राशि घटा देंगे 10,000, तो 1 लाख का पेमेंट हो जाएगा। यहाँ रॉयल्टी और मिनी रेंट बराबर हैं तो 1 लाख का पेमेंट करेंगे, और यहाँ रॉयल्टी 1,20,000 की है, मिनी रेंट 1 लाख का है, तो 1,20,000 अधिक है। 1,20,000 में से रिकूप अगर होगा तो उसको घटा कर लिखेंगे हम, तो 20,000 का रिकूप 1,20,000 में 20,000 घटाएंगे तो 1 लाख का पेमेंट करेंगे। और यहाँ रॉयल्टी 2 लाख की है, मिनी रेंट 1 लाख का है, तो रॉयल्टी की राशि अधिक है 2 लाख, तो 2 लाख रुपए और उसमें से रिकूप है नहीं तो 2 लाख का पेमेंट करेंगे। तो भुगतान का आप सीधा सा नियम याद रखिए, रॉयल्टी और मिनी रेंट में जो राशि सबसे अधिक होगी उसमें से रिकूप की राशि घटाकर भुगतान करेंगे। प्यारे बच्चों, ये 9 खाने वाली टेबल आपको तभी बनानी है जब मिनिमम रेंट दे रखा हो और शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार दे रखा हो। और अगर मिनिमम रेंट नहीं दे रखा तो आप केवल कैलकुलेशन रॉयल्टी की करेंगे और उसी का भुगतान कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये रॉयल्टी की गणना हो जाती है, कैलकुलेशन टेबल एनालिसिस आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल एंट्री के बाद आप खाते खोलेंगे। तो करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सौरभ कॉल कंपनी लिखिए। सौरभ कॉल कंपनी लेसी है, लेसी लिखिए। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। पहले बच्चों, रॉयल्टी से संबंधित 3 एंट्री होती हैं, रॉयल्टी ड्यू की, रॉयल्टी पेमेंट की और रॉयल्टी ट्रांसफर की। तो सबसे पहले हम डेट में लिखिए 31/3/2011 और रॉयल्टी ड्यू की क्या एंट्री होती है, रॉयल्टी अकाउंट यार्ड टू लैंडलॉर्ड। अगर शॉर्ट वर्किंग दे रखी है तो शॉर्ट वर्किंग को डेबिट आउट करेंगे और एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट यार्ड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यार्ड टू लैंडलॉर्ड बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखेंगे। और रॉयल्टी में जो रॉयल्टी के कॉलम में रकम लिखी है उसे लिखेंगे। रॉयल्टी में यहाँ लिखी है 20,000 रुपये, आप टेबल में देखिए। और शॉर्ट वर्किंग 31/3/2011 में लिखी है 80,000 रुपये और लैंडलॉर्ड में आप 1 लाख रुपए लिख देंगे। उसके बाद रॉयल्टी के भुगतान की एंट्री करेंगे और भुगतान की एंट्री जो होती है लैंडलॉर्ड DR टू बैंक, और अगर रिकूप है तो टू शॉर्ट वर्किंग, और नरेशन लिखेंगे बीइंग रॉयल्टी पेड। तो यहाँ रिकूप नहीं है तो एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड DR टू बैंक। पेमेंट की रकम लिखेंगे इसमें और ये 1 लाख रुपए आप लिखेंगे पेमेंट में, देखिए 31/3/2011 में। उसके बाद रॉयल्टी को हम लाभानी खाते में हस्तांतरित करेंगे और एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर। अगर किसी वर्ष शॉर्ट वर्किंग भी ट्रांसफर होती है प्रॉफिट एंड लॉस में तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और कर देंगे। तो ये इस वर्ष शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर नहीं हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर। रॉयल्टी 31/3/2011 में 20,000 रुपये की है तो 20,000 रुपये लिख दीजिए। प्यारे बच्चों, 2012 में भी शॉर्ट वर्किंग दे रखी है और 2011 की तरह एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट DR शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड बिग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। 2012 में रॉयल्टी दे रखी है 40,000 की और शॉर्ट वर्किंग दे रखी है 60,000 की, लैंडलॉर्ड में 1 लाख रुपये लिखिए। उसके बाद हम रॉयल्टी के भुगतान की एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक बिग रॉयल्टी पेड, और पेमेंट में देखिए 31/3/2012 में 1 लाख रुपए लिखे हैं। उसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी, और रॉयल्टी यहाँ लिखेंगे 31/3/2012 में 40,000 रुपये की रॉयल्टी है, 40,000 रुपये लिख देंगे। इस प्रकार आप 31/3/2013 में एंट्री करेंगे और 31/3/2013 में आप टेबल में देखिए शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इसलिए पहली एंट्री में शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी। तो एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड बिग रॉयल्टी ड्यू। रॉयल्टी 31/3/2013 में 1,10,000 की दे रखी है,
1,10,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद पेमेंट की एंट्री करेंगे और 31/3/2013 में शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड है। जब शॉर्ट वर्किंग रिकूव होगा तो आप एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट यार्ड टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग बीइंग रॉयल्टी पेड एंड शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड। लैंडलॉर्ड में 1,10,000 लिखेंगे, बैंक में 1,00,000 रुपये लिखेंगे पेमेंट में जो राशि लिखी है, और शॉर्ट वर्किंग जो रिकूव हुई है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और शॉर्ट वर्किंग रिकूव 10,000 की रिकूव हुई है, टेबल में देखिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यार्ड टू रॉयल्टी, और रॉयल्टी 1,10,000 की 1,10,000 रुपये लिखेंगे। अब आप 31/3/2014 की एंट्री करेंगे, और 31/3/2014 में ना शॉर्ट वर्किंग है ना ही रिकूव्ड है। तो सबसे पहले आप एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट यार्ड टू लैंडलॉर्ड और बीइंग रॉयल्टी ड्यू 1,00,000 रुपये लिख देंगे, और दूसरी एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड यार्ड टू बैंक बीइंग रॉयल्टी पेड 1,00,000 रुपये। तीसरी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यार्ड टू रॉयल्टी, और इस वर्ष ना तो शॉर्ट वर्किंग है ना ही रिकूव्ड है, लेकिन जो अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुई है, तो इसी एंट्री में टू शॉर्ट वर्किंग और लिख देंगे। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यार्ड टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर। रॉयल्टी में 1,00,000 रुपये लिखेंगे, तो 1,00,000 रुपये रॉयल्टी दे रखी है आप देखिए, और शॉर्ट वर्किंग में जो अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग है वो ट्रांसफर हुई है प्रॉफिट एंड लॉस में 70,000, तो 1,70,000 प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे। अब आप 31/3/2015 की एंट्री करेंगे, और 31/3/2015 में शॉर्ट वर्किंग नहीं है बल्कि रिकूव्ड है, तो आप पहले एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट यार्ड टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी 31/3/2015 में दे रखी है 1,20,000 की। दूसरी एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड यार्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड हुई है बीइंग रॉयल्टी पेड एंड शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड। लैंडलॉर्ड में 1,20,000 रुपये लिखेंगे, बैंक में पेमेंट की रकम लिखेंगे 1,00,000, और शॉर्ट वर्किंग जो रिकूव्ड हुई है उसकी रकम लिखेंगे 20,000। तीसरी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यार्ड टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग है वो इस वर्ष प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुई है, उसको यहाँ लिखेंगे। तो रॉयल्टी में आप लिखेंगे 1,20,000 और शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे 40,000, जो प्रॉफिट एंड लॉस में अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर हुई है। इस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस में 1,60,000 लिखेंगे। अब 31/3/2016 की एंट्री करेंगे, और टेबल में देखिए 31/3/2016 में ना तो शॉर्ट वर्किंग है और ना ही रिकूव्ड है, तो एंट्री होगी आपकी रॉयल्टी अकाउंट यार्ड टू लैंडलॉर्ड बीइंग रॉयल्टी ड्यू, और 31/3/2016 में जो रॉयल्टी दे रखी है 2,00,000 रुपये की दे रखी है। उसके बाद लैंडलॉर्ड यार्ड टू बैंक बीइंग रॉयल्टी पेड, आप पेमेंट में देखिए 2,00,000 रुपये, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यार्ड टू रॉयल्टी 2,00,000 रुपये बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। बस 3 एंट्री होती हैं, रॉयल्टी अकाउंट यार्ड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट यार्ड टू बैंक, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यार्ड टू रॉयल्टी। पहली रॉयल्टी ड्यू की, दूसरी रॉयल्टी पेमेंट की, और तीसरी रॉयल्टी ट्रांसफर की। अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो पहली एंट्री में रॉयल्टी डीआर शॉर्ट वर्किंग डीआर टू लैंडलॉर्ड हो जाता है, और अगर रिकूव्ड होता है तो दूसरी एंट्री लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग हो जाती है, और अगर अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होती है तो एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये जनरल एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, और इन जनरल एंट्रीज के आधार पर आपको लेजर में रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड से अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खोलने हैं, और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए और दूसरों को शेयर भी करिए, ताकि औरों का भी भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। धन्यवाद।